नमस्कार साथियों, टेक्निकल क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो 20 फरवरी 2017 को तृतीय पारी में मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इस पेपर के कुछ प्रश्न पहले हल के शेष जो प्रश्न है वो हम हल करेंगे। आज का अपना प्रश्न है, एक ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? एक ट्रांजिस्टर के अंदर कितने जंक्शन होते हैं? तो ट्रांजिस्टर के अंदर कितने जंक्शन होते हैं कि 2 जंक्शन होते हैं और 3 परत होती है। परत के बारे में पूछ ले तो 3, जंक्शन के बारे में पूछ ले तो 2। किस प्रकार से होते हैं? मान लो एक ये ट्रांजिस्टर है, मान लो ये NPN है, तो संयोजक बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे? कलेक्टर, बेस, एमीटर। परत कितनी हो जाए, यानी जो जंक्शन बिंदु है वो कितनी हो जाएंगे? 1 और 2। परत पूछ ले तो परत कितनी हो जाएगी? 3 परतें हो जाएगी। कौन कौन सी? 1 और 2 और 3। कई बार इसका प्रतीक पूछ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रतीक कौन सा है या किस प्रकार का जो भी है, तो किस प्रकार का होता है। मान लो ये ट्रांजिस्टर है तो ये हो गया इसका प्रतीक। अब देखो ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है। यदि एरो अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ जा रहा है एरो, तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यदि एरो अंदर की तरफ आ रही है तो वो हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। किस प्रकार से? मान लो इस प्रकार से है एरो अंदर की तरफ, ये कलेक्टर, ये बेस और ये एमीटर। ये हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ऑप्शन देखो इसमें क्या पूछा है, कितने जंक्शन होते हैं? जंक्शन कितने होते हैं? 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 2 जंक्शन होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी ए प्रकार की आग को कैसे बुझाया जाना चाहिए? ए प्रकार की आग कौन सी होती है? जो लकड़ी, कागज या कपड़ा आदि में लगने वाली आग ए प्रकार की आग होती है। और इसे बुझाने के लिए क्या किया जाता है? पानी या सूखी रेत की बाल्टी आदि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखो, पानी फेंककर सही है, स्विच बंद करके, ये तो वैद्युतिक आग में होता है। आग पर तेल डालकर इसे तो आग बढ़ती है। उड़े फ्यूज को बदलकर, ये भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा कि पानी फेंक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमंदन बल केवल तभी संचालित हो सकता है जब सूचक यंत्र की गतिशील प्रणाली निम्न में से किस गतिविधि को संचालित कर रही है? यानी जो डैम्पिंग टॉर्क है वो कब प्रचलित होता है? ऑप्शन देखो, अपने पूरे विक्षेपण के पास, वास्तविक गतिशील, हाल ही में गति शुरू हुई हो, स्थिर। तो वास्तविक गतिशील, यदि वह गतिशील होता है यानी कंपन करता है तो डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, स्थिर अवस्था में नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, वास्तविक गतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोग में की जाने वाली भंडारण बैटरी कौन सी है? यानी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली स्टोरेज बैटरी कौन सी है, यानी सेकेंडरी बैटरी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रयोग हम किस बैटरी का करते हैं? लेड एसिड सेल, यानी शीशा संचायक सेल या बैटरी का। तो ऑप्शन देखो, लेड एसिड सही है, निकल कैडमियम, लिथियम सेल, ड्राई सेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से होगा, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग हम सर्वाधिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन फिलामेंट का उपयोग व्यापक रूप से निम्न में किसके लिए होता है? यानी जो टंगस्टन फिलामेंट है इसका प्रयोग हम किस प्रकार के लैंप में किस में ज्यादातर प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखो, सर्किट कनेक्शन में, हीटर कॉइलों में, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में, लैंप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैंपों में टंगस्टन फिलामेंट का हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, यानी लैंप। नेक्स्ट है, किसी धातु का रिलेक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है? यानी रिलेक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या होता है? तो रिलेक्टेंस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है कि एक तो होता है रिलेक्टेंस, यानी एस बराबर होता है एन आई बट्टा फाई, और इसके अलावा एस बराबर होता है
एल म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। तो ये है, या एन लपेटों की संख्या, आई प्रवाहित धारा, फाई फ्लक्स। यहाँ एल चुंबकीय पथ की लंबाई यानी लंबाई मीटर में, म्यू जीरो स्वतंत्र स्थान की चुंबकशीलता, म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता, और ए क्षेत्र कोर का क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये सूत्र दे रखा है। तो किस ऑप्शन में देखो ये सूत्र है ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना का क्या प्रभाव है, यानी कोरोना का कौन निम्न में से कौन सा प्रभाव है। ऑप्शन देखो, बढ़ी हुई प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन, बढ़ी हुई उत्पादन, बिजली के नुकसान में बढ़ोतरी हुई हानि, धारिता। तो इन ऑप्शनों को देखें तो सी ऑप्शन सही होगा कि बिजली के नुकसान में बढ़ोतरी हुई, बढ़ी हुई हानि यानी बढ़तर हुई हानि। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामी तार में पूर्ण भार ताम्र हानि 600 वाट है, आधे भार पर ताम्र हानि क्या होगी। यानी पूर्ण भार पर ताम्र हानि कितनी दे रखी है, 600 वाट। पूर्ण भार ताम्र हानि 600 वाट है। तो 1/2 भार पर ताम्र हानि क्या हो जाएगी। तो ताम्र हानि क्या होती है, यानी P बराबर है I²R, यानी धारा की वर्ग के समानुपाती होती है। यदि यहाँ भार धारा आधी हो जाएगी तो हानि क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इसका वर्ग के समानुपाती होती है। आधी 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 600 में 4 का भाग लगा तो इस प्रकार से 600 कितना हो गया, 150 वाट। तो अर्ध भार पर ताम्र हानि का मान कितना होगा, 150 वाट। किस ऑप्शन में है देखो, ए ऑप्शन में देखो 150 वाट। तो राइट आंसर हो गया ए। और यदि लोहा हानि के बारे में पूछ ले कि मान लो इसी प्रश्न में पूछ ले कि एक परिणामी तार के अंदर लोहा हानि का मान पूर्ण भार पर लोहा हानि 200 वाट है, अर्ध भार पर लोहा हानि का मान क्या होगा। तो लोहा हानि 0 भार से पूर्ण भार तक स्थिर रहती है। यदि पूर्ण भार पर 200 वाट है तो अर्ध भार पर भी 200 वाट ही रहेगी। तो यानी लोहा हानि तो स्थिर रहती है, जबकि ताम्र हानि या भार के वर्ग के समानुपाती होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा, 150 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर सर्किट ब्रेकर का गतिशील टर्मिनल किसका बना होता है। यानी एसीबी है, एयर सर्किट ब्रेकर है, उसके जो ऑन ऑफ संयोजक है, जो गतिशील संयोजक है, वो किसके बने होते हैं, वो कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के बने होते हैं। जो ऑन ऑफ का कार्य करते हैं वो संयोजक पूछा है। तो एक तो होता है स्थिर और एक होता है गतिशील। तो स्थिर हो चाहे गतिशील दोनों ही कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के बने होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु किसमें है, ए ऑप्शन में। तो राइट आंसर हो गया ए, कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटी व पीटी का पूरा नाम क्या है। सीटी का पूरा नाम क्या है, करंट ट्रांसफार्मर। पीटी का नाम क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ऑप्शन देखो, और एक यानी फर्स्ट में क्या जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर, सेकंड में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, थर्ड में कोर ट्रांसफार्मर, फोर्थ में पावर ट्रांसफार्मर। तो इसमें सीटी का तो क्या होगा, एक फर्स्ट वाला, और पीटी का होगा सेकंड वाला। तो फर्स्ट और सेकंड किस में है, ए ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हो गया ए, यानी ए फर्स्ट और सेकंड सही है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड पर गैसिंग द्वारा क्या संकेत दिया जा सकता है। यानी लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोड पर गैसिंग किस के द्वारा क्या संकेत दिया जा सकता है। ऑप्शन देखो, चार्जिंग प्रक्रिया का अंत, चार्जिंग की आवश्यकता, डिस्चार्जिंग प्रक्रिया का अंत, डिस्चार्जिंग स्थिति। यानी पूर्ण चार्ज हो गई है तो चार्जिंग प्रक्रिया को अंत यानी बंद करना है यानी ऑफ करना है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, चार्जिंग प्रक्रिया का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में उत्पन्न हुआ वेग ईएमएफ निम्न में से किसके अनुपातिक होता है। यानी जो सिंक्रोनस मोटर है इसके अंदर जो वेग ईएमएफ है वो किसके समानुपाती होता है। ऑप्शन देखो, रोटर गति, रोटर उद्दीपन, युग्मन कोण, बी में क्या रोटर गति, सी में रोटर उद्दीपन और रोटर गति, डी में रोटर उद्दीपन। तो राइट आंसर हो गया डी, रोटर उद्दीपन के समानुपाती होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फेरेंटी निम्न में से किस प्रकार का पदार्थ, सॉरी फेरिट निम्न में से किस प्रकार का पदार्थ है? यानी जो फेरिट धातु है वो किस प्रकार का है? वो लोहा चुंबकीय प्रकार का होता है। और कई बार पूछ लेते हैं फेरिट को किस में प्रयोग किए जाते हैं? उच्च आवृत्ति वाले उपकरणों के कोर बनाने के लिए, यानी उच्च आवृत्ति के जो उपकरण होते हैं उसकी जो कोर बनाते हैं उसमें फेरिट का प्रयोग करते हैं। निम्न आवृत्ति के उपकरण होते हैं उनकी कोर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखो इसके अंदर किस प्रकार का ये लोहा चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय या विद्युत चुंबकीय? तो ये लोहा चुंबकीय प्रकार का पदार्थ है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, लोहा चुंबकीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए? यानी एक एसपी स्विच है, सिंगल पोल स्विच है, उसको हम फर्श से कितनी ऊंचाई पर स्थापित करते हैं? तो जो स्विच है या सॉकेट है उसको हम फर्श से 1.3 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। 1.3 मीटर की लगभग 1.3 मीटर की ऊंचाई रखते हैं, यानी फर्श से स्विच की जो बीच की दूरी है या ऊंचाई है वो। अब ऑप्शन देखो, जमीन से 3.19 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर। अब यदि 1.3 नहीं दे रखा है तो फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो इन ऑप्शनों में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा फिर कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन हटाने के लिए संकीर्ण स्थानों पर किस प्रकार के प्लायर का उपयोग किया जाता है? यदि इंसुलेशन हटाने में और तंग जगह है तो किस प्रकार का पर जो प्लायर है वो प्रयोग करेंगे? लॉन्ग नोज प्लायर प्रयोग करेंगे। और लॉन्ग नोज में कौन सा, फ्लैट नोज या राउंड नोज? तो राउंड नोज होगा। अब ऑप्शन देखो, राउंड नोज प्लायर सही है, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं, साइड कटिंग प्लायर नहीं, स्क्रू ड्राइवर भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा कि राउंड नोज प्लायर का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदर क्या है? ब्रीदर जो नमी है उसको शोषित करने वाला एक उपकरण है। तो ऑप्शन देखो इसमें क्या है? एक विद्युत साधक है, साधन है, एक विद्युत साधन है, एक अविदिश यानी सेंस साधन है, एक प्रकार का रिले है, एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है। तो यह एक प्रकार का सेंस साधक है, यानी नमी को या आर्द्रता को शोषित करने वाला उपकरण है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि अविदिश यानी सेंस साधन है। तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफॉर्मर में के कार्यरत सिद्धांत के लिए सही विकल्प को पहचाने। यानी एक ट्रांसफॉर्मर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? एक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एक ट्रांसफॉर्मर है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण कहते हैं, के सिद्धांत पर काम करता है। कई बार पूछ लेते हैं एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो इसका कार्य होता है स्व प्रेरण का सिद्धांत। और जबकि सामान्य जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसे हम पारस्परिक प्रेरण या इसे हम अन्योन्य प्रेरण कह सकते हैं। तो अब ऑप्शन देखो, विद्युत वाहक बल, अन्योन्य प्रेरण, पावर ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, अन्योन्य प्रेरण। तो राइट आंसर हो गया बी, म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वेव शोधक यानी पूर्ण फुल वेव फिल्टर परिपथ में संधारित्र फिल्टर भार के माध्यम से किस अवधि में डिस्चार्ज होता है? यानी एक फुल वेव रेक्टिफायर है, इसके अंदर जो संधारित्र लगा हुआ है, फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, किस प्रकार से? मान लो एक फुल वेव रेक्टिफायर है, सेंटर टैपिंग ट्रांसफॉर्मर से मान लो एक फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं हम। ये हो गया रेक्टिफायर परिपथ, और ये मान लो कि ये हो गया फिल्टर परिपथ। ये रेक्टिफायर परिपथ हो गया और ये फिल्टर। अब आगे मान लो कोई भार लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो कि लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसमें पूछा क्या है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर यानी शोधक में संधारित्र फिल्टर या फिल्टर लगा हुआ है,
बाहर के माध्यम से किस अवधि में डिस्चार्ज होता है? ये संधारित्र है, ये डिस्चार्ज किस अवस्था में होता है? ऑप्शन देखो, वह अवधि जब डायोड कंडक्ट कर रहा हो नकारात्मक चक्र के दौरान, सकारात्मक चक्र के दौरान, वह अवधि जब डायोड रिवर्स अभिनीति में हो। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि रिवर्स बायस में, यदि डायोड रिवर्स बायस में उस समय ये डिस्चार्ज हो रहता है और आउटपुट में सप्लाई देता रहता है, यानी वेव है उसको स्थिर प्रकार की प्रदान करता रहता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि वह अवधि जब डायोड रिवर्स बायस में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है? यानी कौन सी वस्तु जो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है? ऑप्शन देखो, गैर चमकदार वस्तु, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, चमकदार वस्तु। तो जो चमकदार वस्तु होती है वो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप उत्पादित करती है, यानी उस पर जो कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो चमकदार हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट करती है इस प्रकार से। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, चमकदार वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनेबल्ड तार निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी जो इनेबल्ड तार होता है, यानी कोई भी चालक है उसके ऊपर इनेबल्ड की परत लगा दी जाती है, तो उसका हम किस काम में लेते हैं, यानी उसका प्रयोग क्या है? जिस प्रकार से हम वाइंडिंगों में काम में लेते हैं ना इनेबल्ड ताम्र तार है, तो वो इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन देखो, वैद्युतिक मोटर व जनरेटर की वाइंडिंग में सही है। सिरोपरी लाइनों में इनेबल्ड तार काम में नहीं लेते हैं। उष्मक उपकरणों में इनेबल्ड नहीं लेते हैं तार काम में। वेरिएबल प्रतिरोधकों में इसमें भी नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से होगा कि वाइंडिंग के अंदर, यानी मोटर है या जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, इनकी जो वाइंडिंग करते हैं इसके अंदर हम इनेबल्ड ताम्र तार प्रयोग या इनेबल्ड तार हम काम में लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का स्थिर गति के अलावा निम्न में से क्या लाभ है? यानी एक सिंक्रोनस मोटर है वो एक नियत गति पर प्रचलित होती है, इसके अलावा इससे क्या हम और अन्य क्या काम कर सकते हैं? तो इसके द्वारा हम शक्ति गुणांक सुधारने में भी काम में ले सकते हैं इस मोटर को। तो इसके अलावा हम इसको शक्ति गुणांक सुधारक मोटर के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखो, अच्छी दक्षता, निम्न दक्षता, अगर पश्च व इकाई शक्ति गुणांक पर है, उच्च शक्ति गुणांक पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन से होगा कि इसको हम अगर है यानी अग्रगामी है या पश्चगामी है या इकाई है शक्ति गुणांक पर भी काम में ले सकते हैं, शक्ति गुणांक सुधारने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डाई में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? एक डाई के अंदर 2 पीएन जंक्शन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पीएन जंक्शन। डाई होता क्या है कि दोनों दिशाओं में कार्य करने वाला एक डायोड होता है। कई बार इसमें पूछ लेते कि परतों की संख्या कितनी होती है? तो परतों की संख्या 3 होती है। संयोजक बिंदु कितने होते हैं? संयोजक बिंदु 2 होते हैं, यानी एनोड 1 एनोड 2, कई बार MT1 MT2 भी दे सकते हैं इसका नाम। तो इसमें पूछा जंक्शन के बारे में, तो जंक्शन कितने होंगे? 2 पीएन जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र किसके चारों ओर बनता है? यानी चुंबकीय क्षेत्र वो किसके चारों ओर बनता है? ऑप्शन देखो, तांबर के, एल्यूमिनियम के, लोहा के या एक कुंडली के, यानी चल कुंडली के। तो एक कुंडली के चारों ओर बनता है जिसमें से धारा प्रवाहित होती रहती है, उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चल कुंडली के चारों ओर बन जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायोड का कट इन वोल्टेज क्या होता है? यानी पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? यदि डायोड जर्मेनियम का है तो 0.3, सिलिकॉन का है तो 0.7। यानी जर्मेनियम का कितना होता है? जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट, सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। तो इसमें ये नहीं दे रखा है तो क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन देखो, 0.7, 0.2, 1.0 और 0.8, तो 0.7 वोल्ट होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? 0.7 वोल्ट, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक के प्रतिरोध के साथ क्या होता है? यदि तापमान बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो
तो अर्धचालक पदार्थ होते हैं वो एंटीसी प्रकार के होते हैं, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्रकार के होते हैं। जो जो तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। तो इसमें प्रतिरोध के बारे में पूछा कि प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध घटेगा। अब ऑप्शन देखो, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा कि घटता है। तो राइट आंसर हो गया ए, घटता है। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित है। ठीक है साथियों।